सम्राट अशोक की जयंती पर बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति के द्वारा आयोजित इस बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही महत्वपूर्ण सभा में आए हुए मंचासीन सभी अंबेडकरवादियों को, सभी सम्राट अशोक के वंशजों को, सभी तथागत गौतम बुद्ध से प्रेरणा लेने वालों को, सतीश दास साहब को, कारट साहब को और इन सभी लोगों से जो मंचासीन हैं, बौद्ध भिक्षुओं को, आदरणीय बौद्ध भिक्षु, और इन सभी लोगों से जो मंचासीन हैं, उनसे भी ज्यादा आदरणीय मंच के सामने बैठे हुए सभी मार्गदर्शकों को मेरा बहुत ही प्यार भरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान और अस्सलाम वालेकुम। साथियों, ईमान वाले अंबेडकरवादियों ने हमारे देशवासियों से कुछ वादे किए, तो मैं जिस भी जगह जाता हूं तो अपनी रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि मैं अपने आप को एक ईमान वाला अंबेडकरवादी मानता हूं, तो एक रिपोर्ट कार्ड भी, और क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से एक एडवोकेट के रूप में मैं भी शक्ति प्राप्त करता हूं, तो मैं भी जनता का नौकर हूं। तो एक नौकर का फर्ज होता है कि वो अपने मालिकों से, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे मालिक बनाए हैं, आम जनता से अपनी रिपोर्ट कार्ड उनके सामने प्रस्तुत करे। तो मैं अपने पिछले कुछ दिनों की रिपोर्ट कार्ड के दो महत्वपूर्ण फैसले आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ईवीएम की लड़ाई के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हो। ईवीएम, और अभी हमारे एक साथी ने मुझे ये किताब भी भेंट की, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ईवीएम एक ऐसी बीमारी है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें इस देश का मालिक बनाया था ना, सबको बराबर का एक वोट का अधिकार देके। ईवीएम के माध्यम से वो हक छीन के मशीनों के पीएम और मशीनों के सीएम, आपके महाराष्ट्र में भी अभी अभी मशीनों के, यानी कि ईवीएम के सीएम यहाँ फडणवीस साहब और ईवीएम के पीएम वहां नरेंद्र मोदी साहब बन के बैठ गए। उसके लिए जो हमने संघर्ष किया है वो आप सब लोग जानते हैं। दूसरा, पिछले कुछ दिनों के दो रिपोर्ट कार्ड और हैं। एक, आप सभी लोगों को पता होगा, आईआईटी दिल्ली में दो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बहुत ही होनहार बच्चों का मर्डर हुआ था। पुलिस ने तो एफआईआर करनी ही क्यों है, मनुवादी व्यवस्था है तो क्यों एफआईआर करनी है। मैं खुद पुलिस स्टेशन गया तब भी एफआईआर नहीं की। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने भी एफआईआर मना कर दी। 2 महीने के अंदर अंदर 2 होनहार बच्चे मार दिए गए आईआईटी दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट हम गए तो वहां से एफआईआर के ऑर्डर हुए दोनों बच्चों की हत्याओं के, आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ। ना सिर्फ इन 2 बच्चों के बल्कि पूरे देश में यह भी तय हुआ है कि जैसे जैसे जहां जहां आत्महत्याएं हुई हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश ये हुआ है। अब किसी भी जगह
हमारे देश में हमारे छात्र जो कि 13,000 से ज्यादा पिछले साल जिन्होंने सुसाइड किए, किसानों से भी ज्यादा, उनके खिलाफ जहां जहां भी आप लोगों को कुछ पता लगे तो आप कोशिश कीजिए उनके खिलाफ। अगर आत्महत्या का भी मामला है तो भी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करें। ये रिपोर्ट नंबर 1। रिपोर्ट नंबर 2, एक कपिल मिश्रा साहब थे, दिल्ली के जब दंगे हुए थे तो हमने वादा किया था कि जो जो आरएसएस और बीजेपी के लोग, मनुवादी लोग इन दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, उनको हम जेल भिजवाने का काम करेंगे। तो कपिल मिश्रा जी जो आज दिल्ली के लॉ मिनिस्टर बने हैं ताजा ताजा, उनके खिलाफ भी हमने एफआईआर के ऑर्डर कराए हैं न्यायालय से। तो 2 मेरे रिपोर्ट कार्ड थे। रिपोर्ट कार्ड बताने की एक वजह और भी है। हम लोग ईमान वाले अम्बेडकरवादी वकील हैं, हम केस जीतने के लिए लड़ते हैं, पूरी ताकत से लड़ते हैं। इसीलिए शायद ऊपर वाले ने हमारा सक्सेस रेट भी, खास तौर पे जो हम सामाजिक कार्य करते हैं, 100% रखा है आज तक का। मेरा रिपोर्ट कार्ड बताने का, अपना आपसे संवाद शुरू करने से कि पहले ये बताने का बहुत जरूरी मैंने समझा, इसलिए मैंने बताया। तो जो लड़ाई कानूनी चल रही है माननीय उच्चतम न्यायालय में, आप लोग हौसला रखें। वो लड़ाई हम 100% जीतेंगे, हारने का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया था कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। और ये आज मैं यहां खड़े होकर इस महान विशाल जनसभा में, और मुझे दुख है जिन जिन लोगों को कारत साहब ने इनवाइट किया था, इससे महत्वपूर्ण बात किसी भी अम्बेडकरवादी के लिए, किसी भी तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले के लिए, उनकी इज्जत करने वाले के लिए इससे महत्वपूर्ण प्रोग्राम कार्यक्रम कोई नहीं था। मुझे बहुत दुख है जो आज लोग यहां नहीं आए हैं, उनको अपनी रीढ़ की हड्डी चेक करानी चाहिए। और अम्बेडकरवादी की रीढ़ की हड्डी उसका सब कुछ है। नागपुर के प्रोग्राम में, अगर इतने बड़े प्रोग्राम में, इतने महत्वपूर्ण प्रोग्राम में जिससे संविधान बचेगा, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो बौद्ध क्या की तकलीफ लेके क्या इस दुनिया से नहीं गए होंगे वो? आज जो इस सभा में हाजिर नहीं है यहां पर, आप लोग तो आए हो इतनी बड़ी संख्या में, मुझे उनकी अम्बेडकरवादी होने पे शक होने लगेगा, कम से कम मैं इतना कह सकता हूं। ये आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है बुद्ध गया से। अब इसमें बहानेबाजी नहीं चलेगी। जो हमारा है वो इस तरफ है, जो नहीं है उसको हम देखेंगे। छल कपट नहीं चलेगा। पुष्यमित्र सुंग वाला छल कपट अब नहीं चलेगा। पीछे से वार नहीं होगा, सामने से हम देखेंगे। तो मेरा ये कहना है सबसे पहले तो, और इसका जो ये बुद्ध गया का जो इशू है, मैं अपने मुस्लिम समाज के लोगों को खास तौर पे बहुत दिन से समझा रहा था, बहुत दिन से। दुख है मुझे बहुत कि मेरी बात ना सुन के वही जो आरएसएस और बीजेपी के मनुवादियों के जो बड़े बड़े हमारे भी धार्मिक धर्मगुरु हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी बात सुन के मेरी बात नजरअंदाज की। आज उसी का नतीजा ये वक्फ का कानून आया जो नया है। इसकी प्रेरणा कहां से मिली थी? यही बीटीए एक्ट से, इसी एक्ट से मिली है। तो अगर एक नहीं हो गए तो अंजाम यही होगा। आज नहीं तो कल सभी का यही होगा। एक तो मैं ये संदेश लेके आया हूं आज, मैं अपने मुस्लिम समाज के लोगों से, अभी क्रिश्चियंस का भी नंबर आ गया, ऑलरेडी डिसाइड कर दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। क्रिश्चियन समाज के लोगों से
सिख समाज के लोगों से यह निवेदन और गुजारिश करने आया हूं कि सबसे बड़ी लड़ाई अगर धार्मिक स्थलों के बचाने की है, खास तौर पे अल्पसंख्यक समुदायों की, तो वो लड़ाई बुद्ध गया में हो रही है। अगर बुद्ध गया में हम जीते तो बाकी जो सुनामी आएगी ना फिर 84,000 बुद्ध विहारों की आजाद कराने की, उसके सामने कोई मनुवादी किसी अल्पसंख्यक धर्म के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा दावा है। इसलिए मैं सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं, आम जनों से, आम लोगों से, भूल जाइए अपने नेताओं को। नेता वही है जो आप लोगों से आगे खड़े होके पुलिस की लाठी पुलिस की गोली खाएगा। नेता वही है जो जेल जाने के लिए आपसे पहले खड़ा होगा, वरना कोई नेता नहीं है हमारा। सीधी सीधी बात है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का मैंने जिक्र अभी इसलिए नहीं किया, हालांकि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय पे जो माइनॉरिटी अफेयर्स की सब कमेटी थी उसमें कौन कौन आते थे? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी और एंग्लो इंडियन। तो ये माइनॉरिटी की जो मैंने आपको अभी ग्रुप्स बताए हैं, इसकी आज की तारीख में अगर पाकिस्तान नहीं बनता, अगर देश का विभाजन नहीं होता, और देश का विभाजन होने की एक ही वजह थी सिर्फ, जो वजह आज तक ज्यादातर लोग बता ही नहीं पाते, बहुत कम लोग बताते हैं। देश का विभाजन होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मुस्लिम समुदाय था, और इसलिए प्रधानमंत्री का पद सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके लिए सब लोग तैयार हो जाते। बाबा साहब को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना था, इसलिए हमारे देश का बंटवारा हो, यह है वजह। वरना आज विश्व गुरु तो हम वैसे ही होते। आज मोदी जी को जाके हाथ बांध के बैठना नहीं पड़ता। तो ये बात है, हमारे लिए ये भी आवश्यक है आज। और मैं बीटी एक्ट पे भी आऊंगा, थोड़ी सी बातें बताऊंगा कि बीटी एक्ट में सबसे बुरा क्या। उससे पहले मैं एक बात, कारत जी मेरी बात आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ये आंदोलन चलना कैसे, क्योंकि मेरा मानना यह है सुप्रीम कोर्ट में हम केस तभी जीतेंगे, 100% तभी जीतेंगे जब, और मैंने हर चीज के लिए एक ही बात कही है, कोई भी हमारा इंसाफ और बराबरी का संवैधानिक कार्य हम अदालतों के माध्यम से जब ही जीतेंगे, जबकि सबसे बड़ी अदालत जो है देश की जनता की, जिससे सारी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट की अदालत भी छोटी है, 80% लड़ाई देश की जनता के सामने होगी, जन आंदोलन के रूप में होगी, पीसफुल जन आंदोलन के रूप में होगी। और ऑफ कोर्स अगर बहुजनवासी, अगर संविधानवादी, अंबेडकरवादी कोई भी आंदोलन करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक रूप से होता है। ऐसी बात नहीं है कि भीमा कोरेगांव वाले लोग नहीं हैं, लेकिन भीमा कोरेगांव के समय पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान नहीं था, इसलिए हम अहिंसा की बात कर रहे हैं, वरना हमें 5 मिनट लगेंगे। लेकिन हम बधे हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से। इसीलिए बावजूद इसके कि हमारे पास शक्ति है, आज हम संवैधानिक रूप से, पीसफुल रूप से काम करेंगे। यह हमारा कॉल और वचन है। और हमारा कोई भी व्यक्ति SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का कभी भी किसी भी आंदोलन में हिंसा करता ही नहीं है। भले ही जो भी लोग आते हैं वो RSS के एजेंट होते हैं, हिंसा करने वाले, बाहर से या अंदर से। और अगर इस दौरान, इस आंदोलन के दौरान जो भी आपके ऊपर गैर संवैधानिक कानूनी कार्रवाई होगी, और हमारे कुछ मुस्लिम समाज के भाइयों के खिलाफ यहां नागपुर में अभी इतना बड़ा संवैधानिक विरोधी कार्य यहाँ की प्रशासन और पुलिस के लोग, भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं कि मुस्लिम जो मासूम है वो भी वही है, हमले भी मुस्लिम समाज के ऊपर हुए और मुकदमे भी उन्हीं के ऊपर कर दिए। तो जैसे कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR हुई है ना अभी, उसके साथ बहुत सारे पुलिस अधिकारियों के लिए, DCP सूर्या साहब के ऊपर भी
जो साथ खड़े देखे थे ना आप सब लोगों ने, एक डीसीपी साहब कपिल मिश्रा जी के खिलाफ साथ वो बकवास करते हुए, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। तो मेरा ये कहना है नागपुर के प्रशासन से, संविधान सबसे ऊपर है। संविधान की शपथ के बाहर जाके जो भी कार्य करेगा वो अपराधी होगा, और अपराधी आज नहीं तो कल जेल जाएगा, ये भारत का संविधान कहता है, तो ध्यान रखें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बहुत के लोग जो, और ओबीसी समाज में भी ज्यादातर लोग सम्राट अशोक के ही वंशज हैं। सिर्फ अभी उन्हें वो बात ठीक से याद नहीं आ रही, आ जाएगी बहुत जल्द। उनके जो बुद्धिजीवी हैं उन्हें ये बात अच्छी तरह पता है कि वो भी सम्राट अशोक के ही वंशज हैं। तो मेरा यह कहना है कि आप लोगों के खिलाफ जो भी झूठे मुकदमे होंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, उसके लिए वकीलों की टीम, यहां स्मिता जी भी बैठी हैं और बाकी वकील भी बैठे हैं, हम दिन रात एक करके आपको संविधान का कवच पहना के रखेंगे। तो आंदोलन से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। आंदोलन तो होना ही है, सबसे बड़ा आंदोलन होना ही है, और यह आंदोलन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ मिलकर होना है। और उसकी भी एक वजह है, मैं बड़ी वजह बता दूं आपको। बुद्ध समाज के जो सेंसस है ना, अगर असली संख्या सामने आ जाए तो यह संख्या उस संख्या से मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा होगी कि मनुवादी मानसिकता को फिर नींद ही आनी खत्म हो जाएगी। अभी तो नजर नहीं आता है कितने लोग बुद्ध समाज को मानने वाले, हमारे बुद्धिज्म को मानने वाले हमारे देश में। तो एक तो अभी कोई संख्या की बात कर रहा था कम, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो संख्या आपकी है, जो सेंसस में नजर आती है, उससे आप सब लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हो, ईमानदारी से सेंसस होगा, और होगा इस बार हम इंश्योर करेंगे। तो बुद्ध समाज की जो जनसंख्या है वो उससे कहीं ज्यादा है, और आप लोगों को यह समझना चाहिए कि चाहे इस्लाम धर्म, चाहे हमारे जितने भी महापुरुष गुजरे, और इस्लाम धर्म में तो यह साफ लिखा हुआ है कि प्रॉफेट मोहम्मद से भी पहले दूसरे भी महापुरुष आए हैं, और निश्चित रूप से तथागत गौतम बुद्ध प्रॉफेट मोहम्मद से पहले आए थे। तो हम सब लोग तो जो सोशल मैसेज ये सब लोग लेके आए थे, कबीर दास साहब हो, रायदास साहब हो, रविदास साहब हो, गुरु नानक देव हो, इन सब का वो एक ही सोशल मैसेज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान के प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ है, इंसाफ, बराबरी, इज्जत, बंधुता, सबके लिए हम सभी उस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध के प्रशंसक हैं, उनके मानने वाले हैं। ये बात हम सब हैं आपके साथ, और ये लड़ाई सबकी है इस वजह से भी। और दूसरी वजह उसकी ये है कि ये मुसीबत जो हम सब लोगों ने गलती की ना, बुद्ध समाज का साथ नहीं दिया, बौद्ध गया में इतना बड़ा अत्याचार अनाचार होता रहा संविधान आने के बावजूद भी, और हम सब लोग तमाशा देखते रहे, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, सिख भी, बौद्ध भी। तो इस वजह से आज ये हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, और मिलकर लड़ाई जीतेंगे। 80% ये लड़ाई शर्तों पे होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी ये बात बता चुके हैं कि उनके ऊपर दबाव है, तो उन्हें भी उस दबाव से बचाने के लिए हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा।
अभी बनते सुमित रत्न ने तो हमें अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, कुछ और लोग भी अप्रोच कर रहे हैं। हम बहुत ही मजबूत पिटीशन बनाएंगे पूरे तथ्यात्मक रूप से, क्योंकि मेहनत करके जाना पड़ता है हमारे लोगों को। मेहनत किए बगैर आधी कच्ची आधी पक्की पिटीशंस लेके जाएंगे तो उससे नुकसान ही होगा। तो हम पूरी ताकत लगा के बेस्ट पिटीशन बना के, जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रही है उसमें इंटरवेंशन डाल रहे हैं। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। और आप सब लोग आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। एक खुशखबरी और है आंदोलन के विषय में ही, कि हमारे देश के आज के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, जो वक्फ का कानून बहुत लंबे समय तक लंबे भाषण देके देश के सामने प्रस्तुत कर रहे थे संविधान के विरुद्ध जाके, उनका नाम है किरण। आप ही नहीं, मुझे मालूम है, मैं कह रहा हूं उससे पहले सामने से यार, किरण रिजिजू साहब, जो किस धर्म के मानने वाले हैं, ये बात शायद आपको नहीं पता होगी, वो बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं। तो उनको अगर रीढ़ की हड्डी है तो वो दिखानी पड़ेगी इस चीज के लिए, वरना उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अरुणाचल में भी बुद्ध समाज के कितने वोटर्स हैं वो इन्हें इस बार इलेक्शन में नजर आ जाए। मैं तो थोड़ी कड़वी बात करने के लिए जाना चाहता हूं। और बोलने दीजिए ना सर, बोलिए। और अब हम ये आंदोलन अगर होना है तो दिल्ली में किरण रिजिजू साहब के घर के बाहर भी ये आंदोलन बेशक होना है। एक मजबूत आंदोलन, एक प्रदर्शन तो उनके घर के बाहर भी होना। मुझे अभी जाना भी है जल्दी, मेरी फ्लाइट का भी समय है। बातें तो बहुत कहने की है, लेकिन क्योंकि थोड़ा देर में बोला और अब बनते जी भी बोल रहे हैं कि समाप्त करो, तो मैं आप लोगों से यही वादा करके जाना चाहता हूँ। सर आज मेरा बर्थडे है। आपको जन्मदिन बहुत मुबारक। सबको तालियां बजाने बोलो। बैठो। तो मैं यही वादा करके जा रहा हूं आज आपसे कि ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस लड़ाई का अंत जल्दी होगा, देर नहीं लगेगी, अदालत में भी और अदालत के बाहर भी। और दास साहब यहाँ मौजूद हैं, उनकी जिम्मेदारी हम सबसे बड़ी है, क्योंकि वो गया में ही है, बिहार में ही है। वहां उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पहले से ही बहुत जबरदस्त तरीके से निभाई है, बिहार की असेंबली में भी और उसके बाहर भी। तो इनकी लीडरशिप पे हम लोग लड़ेंगे, करात साहब की लीडरशिप पे लड़ेंगे, अदालत में भी लड़ेंगे, पूरी ताकत पूरी जान लगा के लड़ेंगे। यही वादा करके मैं आप सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।